हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेसन नंबर 9 वैश्वीकरण। क्या डिस्कस करेंगे? वैश्वीकरण। तो भाई कोई मेरे को बताएगा वैश्वीकरण क्या होता है थोड़ा बहुत? हाँ भाई अरविंद, वैश्वीकरण। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच, किसके बीच? विभिन्न देशों के बीच प्रवाह है। क्या है? प्रवाह यानी इधर उधर आना जाना, जैसे कंटिन्यूस फ्लो होता है ना, फ्लो चार्ट देखा है ना, ऐसे साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो वैसे एक साइकिल है। किस चीज की साइकिल है भाई? ये है वस्तु की, व्यक्तियों की, पूंजी की और विचारों की। किसकी भाई? विचारों की। तो हमारी डेफिनेशन बन जाती है भाई, बोलो भाई। वैश्वीकरण का अर्थ है विभिन्न देशों के बीच ध्यान से देखेंगे भाई, किसका? वस्तु, व्यक्ति, पूंजी व विचारों का प्रभाव। किसका भाई? विचारों का प्रभाव। तो समझ तो आ गया भाई, वस्तु, व्यक्ति, पूंजी और विचार एक देश से दूसरे देश आ जा रहे हैं। तो कैसे आया ये कंसेप्ट? तो थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे अपने पीछे वाले चैप्टर्स में, तो हमें याद आएगा चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध के बारे में हमने डिस्कस करा था। तो क्या कोई मेरे को बताएगा शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1991। ठीक है, उसी के साथ विश्व पर एक एकाधिकार सा हो गया था महाशक्ति के रूप में। किसका अधिकार हुआ था? अमेरिका। तो अमेरिका ने एक पॉलिसी लेके, मतलब जैसे ही शीत युद्ध समाप्त होता है तो एक धारणा तो कंप्लीट क्लियर कट सामने आ जाती है कि पूंजीवाद बेहतर है साम्यवाद से। किससे भाई? साम्यवाद से। इसी के साथ अमेरिका विश्व के सामने एक नई आर्थिक नीति को प्रस्तुत करता है जिसका नाम है एलपीजी। क्या है भाई? एल कौन सी भाई? एलपीजी। ठीक है, क्या है भाई? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। देख 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 गधे, बिल्कुल बोल रहा है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऐसा नहीं है भाई, ये है लिबरलाइजेशन। बोलो भाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है मेरे भाई। तो भाई लिबरलाइजेशन यानी लिबरल यानी उदार, प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट करना सभी चीजों को। कैसा करना भाई? ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन यानी उसका वैश्वीकरण यानी विश्व। सिंपल इसका अगर मैं अर्थ बताऊं तो देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। क्या भाई? देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। मेरे को एक बात बताओ, जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, जब हम बात कर रहे थे यूएसएसआर की, जब हम बात कर रहे थे सोवियत संघ की, तो क्या वहां की अर्थव्यवस्था बाहर की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी? नहीं। वहां पर हमने एक लाइन पढ़ी थी जिसमें था पिन से लेके कार तक की हर एक चीज सोवियत संघ में ही बनाई जाती थी। पर क्या आज ऐसे है? नहीं। मर्सिडीज हम बाहर से मंगवाते हैं, BMW बाहर से मंगवाते हैं। ठीक है, MI का फोन बाहर से आता है, ओप्पो का फोन बाहर से आता है। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, वॉचेस हमारी भी बाहर से आती है बहुत सारी। ठीक है, तो यानी बहुत सारी चीजें जो बाहर से आ रही है। इंडिया से भी बहुत सारी चीजें जाती हैं, जैसे मसाले, हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंडिया से बाहर जाती। तो क्या हो रहा है? भारत की चीजें बाहर जा रही हैं, बाहर की चीजें भारत में आ रही हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है? हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ चुकी है। ठीक है, बात करेंगे इसमें और भी कैसी सेवाएं हैं और कौन सी वस्तुएं, उसे हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको ये वैश्वीकरण क्या है? तो 1991 से एक कंसेप्ट जो है वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट होता है, विश्व के सामने एक नई व्यवस्था आती है एलपीजी की। ठीक है, लौंडे लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, कहीं बाहर जाके हमें बदनाम करवाए। ठीक है भाई, क्या एक बार फिर से बोलेंगे भाई? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन
एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से वैश्वीकरण का अर्थ है विभिन्न देशों के बीच वस्तु, व्यक्ति, पूंजियों का प्रवाह, जो हमें 1991 से देखने को मिलता है, और ये विचार पूरे विश्व में फैल गया। आज लगभग सभी देश जो है वैश्वीकरण से जुड़े हुए। तो ये वैश्वीकरण मतलब कैसे आया, किस तरीके से ये इतना जो है जुड़ता चला गया, किस तरीके से इतना फेमस होता चला गया, तो इसके पीछे कुछ कारण है। ठीक है, क्या है भाई इसके पीछे? कुछ कारण है। मेरे को कोई डस्टर देगा भाई? तो कुछ कारण हैं जिन्होंने वैश्वीकरण को जो है बहुत ही एक बूस्ट दिया, एक ऐसा रीजन दिया कि जो है वैश्वीकरण आज संपूर्ण विश्व पर लागू होता है। आज वैश्वीकरण के से कोई भी विमुख नहीं हो सकता, कोई भी इसको नकार नहीं सकता, हर किसी को इससे जुड़ना ही पड़ता है। क्या कारण है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे जो है वैश्वीकरण से लोग जुड़ते चले गए। तो सबसे पहले जो वैश्वीकरण के कारण है उसको हम डिस्कस करेंगे। वैश्वीकरण के कारण, तो इसमें सबसे पहले आता है टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप। क्या भाई? माइक्रोचिप। ये माइक्रोचिप मेमोरी कार्ड वगैरह जो आप जानते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो आईसी वगैरह होती है, इस तरीके के बहुत सारे कुछ नवीन आविष्कार हुए। क्या हुए भाई? ये नवीन जो आविष्कार, नवीन यानी नए, नवीन आविष्कार हुए। इन्होंने क्या करा, एक क्रांति ला दी सूचना के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में भाई? सूचना क्षेत्र में क्रांति ला दी, जिससे क्या हुआ, इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से, हमने क्या पढ़ा, अब डेफिनेशन को याद करो, क्या लिखवाया था? विभिन्न देशों के बीच व्यक्ति, वस्तु व पूंजी, विचार। तो विचार, लोगों के थॉट्स, सूचना एक जगह से बहुत ही तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अगर मैं कॉमन भाषा में बात करूं, मतलब बिल्कुल लेमन की लैंग्वेज में बताऊं, तो जैसे अभी हमारा फेसबुक है, ट्विटर है, जैसे अभी हमारे फेसबुक पर अभी एक बुक छपी जिसमें ओबामा ने कहा राहुल क्या है, एक घबराए हुए बालक हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट दी। तो कितनी, कहां पर स्टेटमेंट, 7 समुंदर पार अमेरिका में दी जा रही है ये स्टेटमेंट, वहां एक बुक छपी है। ठीक है, इसकी क्रांति कहां मच गई? यहां पर। ठीक है, राहुल गांधी जी हमारे ट्रोल हो रहे हैं। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन कितनी जल्दी से यहां, वहां से यहां आ रही है। आ रही मेरी बात समझ में, कि कैसे इंफॉर्मेशन जो है तेजी से काम करती है, कितनी तेजी से आ जा रही है। तो क्यों ये पॉसिबल हो पाया? क्योंकि ये जैसे कुछ माइक्रोचिप, टेलीफोन, ये सब कुछ आविष्कार जो बहुत पहले हुए, और ये जो व्हाट्सएप हम देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, स्मार्टफोन देखते हैं, ये उसी के एक संस्करण है। इससे क्या हुआ है, सूचना के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। ठीक है, हालांकि मेरा मानना है सूचना क्रांति कम, सूचना कचरे का क्षेत्र ज्यादा है। ठीक है, जो सही इंफॉर्मेशन है, जो रियल इंफॉर्मेशन है, वो बहुत दबी हुई होती है। तो जब भी आप कोई भी मटेरियल इंटरनेट से डाउनलोड करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें। चलिए जी, तो ये कुछ आविष्कार हैं जिन्होंने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रौद्योगिकी विकास। क्या है भाई? प्रौद्योगिकी विकास। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है आज हम देखने को हमें मिलती हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो डेवलप हो रही हैं, बहुत सारे गुड्स सर्विसेज जो आज लगातार बढ़ रही हैं। तो इसका एक देश से दूसरे देश में निर्यात होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है परिवहन सेवाएं। क्या है मेरे भाई? परिवहन सेवाएं। आज परिवहन सेवाएं लगातार सुलभ होती जा रही है। कैसी हो रही है भाई? सुलभ। सुलभ बोले तो सुलभ शौचालय नहीं है मेरे भाई। ठीक है, सुलभ परिवहन यानी बहुत इजी हो रहा है। कैसा हो रहा है मेरे भाई? इजी हो रहा है। आपको अमेरिका जाना है, कहीं भी जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, ठीक है, ब्रिटेन जाना है, कहीं भी जाना है, अभी तुरंत एयरपोर्ट पे जाए, तुरंत आपको टिकट मिल जाएगी। ठीक है, वो बात अलग है आपके पास वीज़ा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, टिकट अवेलेबल है। आ रही मेरी बात समझ में कि कितना फास्ट है ये सब।
तो हमें पहुंचना, हम तुरंत 24 घंटे में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा शिप जाते हैं, बहुत सारी चीज़, हमें कोई सामान भेजना है, कुरियर करना है, हर एक सर्विस आज अवेलेबल है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि परिवहन फास्ट हो रहा है। तो ये भी वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आपसी हित। क्या है भाई? इस पॉइंट को आसानी से आप समझ पाएंगे। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें कोई एक देश अकेले हैंडल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोरोना। क्या अकेले भारत प्रिवेंट कर ले अपने को, अपनी कंट्री को, तो क्या विश्व से कोरोना हट जाएगा? नहीं हटेगा। आ रही बात समझ में? तो इसके लिए क्या है, सभी देशों को एक साथ मिलकर आना होगा। अब वैसे ही जैसे ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू है, क्या ग्लोबल वार्मिंग, लगातार जो है पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट होने से क्या हो रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है। वाटर लेवल बढ़ने से क्या हो रहा है, कोस्टल एरियाज जो है वो डूबते जा रहे हैं। कुछ दिनों में भाई श्रीलंका का पता नहीं चलेगा, म्यांमार का पता नहीं चलेगा। म्यांमार के जो कोस्टल एरिया, हमारे जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो आसियान के आसपास के देश हैं, जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, उन लोगों को पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही बाढ़ को लेकर जब समस्याएं आती हैं और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, तो ऐसे में कोई एक देश इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। तो क्या होता है, विभिन्न देशों को आपस में आना पड़ता है। और ये प्राकृतिक आपदाएं नहीं, अब आतंकवाद भी मुद्दा है। तो जो वैश्विक आतंकवाद है, इन सबसे भी जो जुड़े मुद्दे हैं, उनके लिए भी कोई एक देश मुकाबला अकेले नहीं कर सकता, इसीलिए विभिन्न देशों को साथ में आना पड़ता है। तो ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो विभिन्न देशों को आपस में जोड़ते हैं और एक देश से दूसरे देश के बीच जो है रिश्ते बनते चले जाते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? चलिए जी, अब इसके साथ क्या होता है, जब भाई वैश्वीकरण हो रहा है तो वैश्वीकरण का कोई ना कोई रिजल्ट है। तो अब हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है मेरे भाई, डस्टर दे दो मुझे, लिख लो भाई इसे। तो भाई अब हम डिस्कस करेंगे राजनीतिक प्रभाव। क्या भाई? राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव, चलिए जी, अगर मैं बात करूं राजनीतिक प्रभाव की, तो वैश्वीकरण का हमारी राजनीति पर भी बहुत प्रभाव हुआ है। बिल्कुल इसको आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। हम चलते हैं दोबारा से अतीत में, जो भाई हमारा सेकंड चैप्टर हुआ था। ठीक है, उसमें हमने एक टॉपिक आया था शॉक थेरेपी, याद है? शॉक थेरेपी जब मैंने पढ़ाया तो मैंने शॉक थेरेपी के परिणाम पढ़ाए थे, याद है? अरविंद याद नहीं आ रहा? घुटने से लाओ थोड़े थोड़े, आ गया? ओह ठीक है, कोई। चलिए जी, फैज याद नहीं आ रहा तो आप एड़ी भी रगड़ सकते हैं। चलिए जी, राजनीतिक प्रभाव, तो उसमें मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि भाई IMF और वर्ल्ड बैंक ने जब अपनी नीति वहां पर लागू करी थी शॉक थेरेपी की, तो वहां पर राज्य की कल्याणकारी व्यवस्था समाप्त हो गई थी। ये लाइन लिखवाई थी मैंने। सेम चीज हो रही है। अब क्या हो रहा है, विभिन्न देशों की कल्याणकारी व्यवस्था, क्या भाई? कल्याणकारी जो धारणा थी वो अब देखने को हमें नहीं मिलती। ठीक है भाई, ये कल्याणकारी धारणा जो है अब लगातार समाप्त हो रही है। अब क्या है ये भाई कल्याणकारी धारणा? किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, और घरेलू उद्योगों को जो सपोर्ट दिया जाता है, अगर वैश्वीकरण की नीति के तहत आते हैं तो आपको वो सपोर्ट नहीं देना। यानी राज्य की जो ये धारणा है आर्थिक सहायता देने की, जो घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने की, ये जो नीतियां हैं ये समाप्त करनी होती हैं, तभी आप वैश्वीकरण के लाभ को उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ें राज्य के जो कल्याणकारी कार्य हैं इसमें हमें गिरावट देखने को मिली। अब फिर राज्य करता क्या है?
अब राज्य के लिए वर्ड यूज किया जाता है न्यूनतम हस्तक्षेपकारी। कैसा हो गया भाई राज्य? न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य। इसका मतलब क्या है भाई? राज्य को कोई मतलब नहीं है। क्या है भाई? कोई मतलब नहीं है किसी के घर का चूल्हा जले ना जले, कोई अमीर है गरीब, कोई मतलब। राज्य का काम है केवल और केवल कानूनी व्यवस्था का पालन करना। क्या भाई? कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है, व नागरिक सुरक्षा। क्या भाई? यानी कोई चोरी ना करे, कोई डकैती ना करे, कोई मारकाट ना करे, ठीक है। नागरिकों की सुरक्षा करना है इसका काम, और कानून व्यवस्था को बनाए रखना, बस इतना ही राज्य का काम है। इसलिए राज्य को कहा गया है। अब राज्य कैसे हो गया? न्यूनतम हस्तक्षेपकारी, बहुत कम हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की अब राज्य की प्रवृत्ति यहां पर हमें देखने को मिलती, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं कि राज्य की शक्ति में कमी हो गई है। क्या हो गई है भाई? शक्ति में कमी के रूप में हम इसे देखते हैं, ठीक है। तो क्या केवल राज्य की शक्ति में कमी ही हुई है? नहीं, यहां पर एक चीज हमें और देखने को मिलती है। अब राज्य की जो है शक्ति बढ़ी भी है। किस रूप में बढ़ी है? अब राज्य को विदेशी तकनीक मिली है। क्या मिली है? वैश्वीकरण से इसे प्रौद्योगिकी सहायता मिलती है, जिससे क्या करता है? शासन को लागू करने में आसानी होती है, शासन के संचालन में आसानी। अब ये प्रभावी ढंग से शासन कर पाता है। कैसे कर पाता है? प्रभावी ढंग से अब शासन कर पाता है। तो इस तरीके से राज्य की शक्ति में वृद्धि भी हुई है। ऐसा नहीं है हरदम हमें कमी ही देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसे आप लिखें। अब हम बात करेंगे वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव की। किसकी? आर्थिक प्रभाव। ये सबसे अहम है। तो देखो, जब आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं हम वैश्वीकरण के, तो एक जब हम जैसे हम बात करते हैं वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण में जैसे हम बात करते हैं आर्थिक, तो हमारे दिमाग में दो चीज़ों तुरंत स्टक करती है। एक IMF और दूसरा वर्ल्ड बैंक, ठीक है भाई। एक तो डेफिनेशन वो है जो IMF और वर्ल्ड बैंक हमें बता रहे हैं, और एक जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों का, विभिन्न देशों का, और दूसरे जो राजनीतिज्ञ हैं जो अर्थव्यवस्था को देखते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसी है, और ये इस अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण की क्या भूमिका है। एक तो उन लोगों की हो गई। अगर मैं बात करूं आर्थिक प्रभाव की, तो वैश्वीकरण के आर्थिक स्वरूप में क्या होता है कि अब लोगों के पास, लोगों की सीमाएं बंधी हुई नहीं है देशों से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मोबाइल का प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, मैं एक मोबाइल बनाना चाहता हूँ, मोबाइल का उत्पादन करना चाहता हूँ, तो पहले तो मेरे लिए लिमिटेड था इंडिया, कि इंडिया में कहीं फैक्ट्री लगानी है मुझे, ठीक है, इंडिया की लेबर से ही काम करवाना है, ठीक है, और इंडिया में ही मेरे को सेल करना है। लेकिन क्या अब ऐसा है? नहीं। तो बाउंड्री अब लिमिटलेस है, अब लिमिट नहीं बची है। तो अब क्या होगा मेरे भाई? अब ये होगा कि मोबाइल का प्रोडक्शन मैं कहाँ करूँगा? जहाँ पर मेरे को सबसे सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा, और वहाँ अपनी फैक्ट्री लगाने की कोशिश करूँगा, या फिर मेरे को जहाँ सबसे सस्ते लेबर मिलेंगे वहाँ मैं उसकी असेंबलिंग करवाने की कोशिश करूँगा। सर्विस सेंटर की मैं फैसिलिटी वहाँ पर दूंगा जहाँ पर मेरे को कम सैलरी पर, चीप सैलरी पर लोग अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार होंगे।
ठीक है, तो इस अब ये काम होते हैं। और बेचने के लिए मैं उन कंट्रीज का चुनाव करूंगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स मुझे मिल जाए अपने प्रोडक्ट के, है ना। तो इससे ये सारी चीजें कौन कर पाएगा? ये सारी चीजें वही तो कर पाएगा जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, या फिर जो व्यक्ति फाइनेंशियली वेल है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वही कर सकता है। तो ऐसे में कौन आते हैं? ऐसे में आते हैं डेवलप कंट्रियां। डेवलप कंट्रियों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बतेरा पैसा है। अब वो क्या करती हैं? वहां के नागरिक जो हैं विकासशील देशों में अपनी फैक्ट्रियां लगवाते हैं, विकासशील देशों से अपना लाभ उठाते हैं। तो सीधा निवेश, क्या मेरे भाई? अब निवेश की सीमाएं बढ़ गई हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं? विकसित देश जो है विकासशील देशों में विकास, सही लिखा है भाई? तो विकसित देश विकासशील देशों में निवेश करते हैं। हालांकि विकासशील देश भी विकसित देश में निवेश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कम होता है, ठीक है। इसीलिए फिर बात करते हैं हम इसके सकारात्मक प्रभावों की और नकारात्मक प्रभावों की। नकारात्मक प्रभावों की तो अब सिंपल सी बात है, नकारात्मक वाले सबसे पहले यही कहते हैं कि भाई वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों में जो है इसके सकारात्मक लाभ कम है, जबकि नकारात्मक प्रभाव इसके ज्यादा है। क्या है भाई? नकारात्मक प्रभाव ज्यादा है। क्या है भाई? इसमें विकासशील देशों को या फिर अविकसित देश, अविकसित और विकासशील देश, इनको क्या होता है भाई? बहुत कम लाभ मिलता है। इनको बहुत कम लाभ मिलता है और इसका लाभ का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकसित देशों के पास जाता है, ठीक है। ऐसा अर्थशास्त्रियों का और समाज के ज्ञाताओं का कहना है। ये कहते हैं वैश्वीकरण ने क्या करा है, विश्व की अर्थव्यवस्था को ऐसे जकड़ लिया है कि अब सारा लाभ विकसित देशों की तरफ या पश्चिमी देश जो है उनकी तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसे में क्या होगा? विकसित देश जो है वो अविकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। अब पूछो कैसे? कैसे? तो अब क्या होगा मेरे भाई? फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्ड सुना होगा FDI, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा कहते हैं कि भाई FDI आएगा तो क्या होगा? छोटी छोटी दुकानें खुल जाएंगी, ठीक है। क्या होगा? यानी अमेरिका का बंदा हमारे गली के बाहर आकर जो है चाट पकौड़ों की दुकान खोल सकता है, उसको ऐसा लाइसेंस मिल जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? अगर उसकी इतनी अप्रोच हो गई तो क्या हमारे आसपास के जो वेंडर्स है वो सरवाइव कर पाएंगे मार्केट में? समझ रहे हो? अरे हमारे वेंडर के पास उतना पैसा है क्या? नहीं है, लेकिन बाहर के देशों के पास है। तो इस तरीके से अब क्या ये हो सकता है? पता नहीं, FDI हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कहा जाता है। अब मोबाइल की बात करें तो जैसे ही चाइनीज कंपनियां आई मार्केट में तो कैसे सैमसंग की सेल गिर गई हमने देखा। इसके अलावा जो कार्बन, लावा, इन सब की सेल बहुत तेजी से नीचे गिरी। हम देखते हैं कैसे जो इंडियन ब्रांड्स है वो दब गए, माइक्रोमैक्स वगैरह, ये ओप्पो, वीवो, MI के नीचे। देखा ना आपने किस तरीके से? तो हमने देख रखा है हमारे आसपास। तो इस तरीके की गतिविधियां तो यही दूसरी चीजों में भी होती है। मेरी बात आ रही है समझ में कि नहीं? दूसरे प्रोडक्ट्स में भी होती हैं। तो क्या होता है इससे? ऐसा कहा जाता है कि विकसित देश जो है विकासशील देशों की, अविकसित देशों की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं इनके नकारात्मक प्रभाव ज्यादा है।
अब ऐसे में जो समाज शास्त्री हैं वो एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, सामाजिक सुरक्षा कवच। क्या? अब ये सामाजिक सुरक्षा कवच क्या है बला है भाई? सामाजिक सुरक्षा कवच यानी एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, एक ऐसा कंसेप्ट लेके आया जाए जिससे जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, वो अपनी अर्थव्यवस्थाओं को वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों से बचा सके। आ रही मेरी बात समझ में? कि जो वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव हैं वो गरीब देशों को, विकासशील देशों को इफेक्ट ना करे, ऐसा हमें सामाजिक सुरक्षा कवच बनाना चाहिए। ये बिल्कुल एक ओजोन लेयर की तरह काम करेगा। किसकी तरह? ओजोन लेयर आपको पता है क्या होता है? सूरज से जो रेडिएशन आती है वो उसको फिल्टर करके नीचे छोड़ता है। जो हार्मफुल रेज होती है वो वहीं रह जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और बाकी जो सही रेज होती है, जो चाहिए हमें, वो बिल्कुल क्या होती है, उसमें से रिफाइन होकर निकलती। तो बिल्कुल ऐसे ही एक कवच की बात की जाती है जो विकासशील देशों के लिए बनाया जाएगा और उन्हें वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों से बचाएगा। ठीक। लेकिन वहीं जो दूसरे समाजशास्त्री हैं, जो वैश्वीकरण के दूसरे ज्ञाता हैं, वो बोलते हैं ये जी फड्डेबाजी है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जो है समाज की जो धारणा है, जो इतिहास की से जो चली आ रही परंपरा है, उसमें आप एक बाधा डाल रहे हैं। ये कुछ नहीं होता, ऐसा फड्डेबाजी है ये सब, ऐसा दूसरे अर्थशास्त्रियों का बोलना है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा के पीछे जो लोग लगे हैं, जो लोगों की चिंता करते हैं, उनका मानना है कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जो एक सकारात्मक भूमिका निभाए और जो गरीब देश हैं उन लोगों की अर्थव्यवस्था को सुरक्षा का एक जो है वादा दे, उनके लिए एक सुरक्षा मुहैया कराए। बात आ रही है मेरी समझ में? चलिए, तो अब ये क्या कहते हैं भाई, नकारात्मक प्रभाव जो है इसमें कहते हैं भाई विकसित देशों को अधिक लाभ हुआ है, विकासशील देशों को कम लाभ हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूं सकारात्मक प्रभाव की, तो इसमें आता है भाई जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वहां नौकरियां बहुत आई हैं। ठीक है, नौकरियां बहुत आई हैं, निवेश बढ़ा है। क्या हुआ है भाई? ठीक है, निवेश बढ़ा है जिससे लोगों को नौकरियां से सिंपल मतलब है रोजगार। मेरा क्या भाई? रोजगार बढ़ा है। ठीक है, बाहर से निवेश आया है, लोगों के देशों के पास जो है फॉरेन करेंसी जो होती है उसमें इजाफा हुआ है। ठीक है, फॉरेन करेंसी ये सब बढ़ी है, तो ये सकारात्मक प्रभाव में आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो सकारात्मक प्रभाव की पैरवी करने वाले लोग कम हैं और नकारात्मक प्रभाव इनके ज़्यादा है। सकारात्मक प्रभावों में ये कहा जाता है कि ये जो है अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिक व्यवस्था जो है वैश्वीकरण की, ये क्या करते हैं, खुलेपन को दिखाती है। क्या दिखाती है भाई? खुलेपन को दिखाती है और इससे समृद्धि आती है। मतलब अर्थव्यवस्था एक खुली है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इससे देशों के बीच समृद्धि आई है। क्या आई है भाई? ठीक है, यानी तरक्की की राह में देश आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इनका कहना है कि इसमें क्या होता है, वैश्वीकरण में देश को बेहतर कर दिखाने का एक मौका मिलता है। क्या मिलता है भाई? अपने आप को, अपने देश को बेहतर कर दिखाने का एक मौका मिलता है अंतर्राष्ट्रीय फलक पे। लेकिन इस पूरी चीज को देखने के बाद एक चीज समझ में आती है, कुछ भी हो, अब देशों के बीच पारस्परिक निर्भरता बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? पारस्परिक निर्भरता। अब ये पारस्परिक निर्भरता क्या चीज है मेरे भाई? पारस्परिक निर्भरता का मतलब है डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी। फॉर एग्जाम्पल, इसको बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करें कि अगर आपको आइसक्रीम खरीदनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ पे विकास भैया की दुकान पे जाना पड़ेगा आपको।
है ना। ठीक, आपको स्कूल पढ़ना है तो वो कहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहीं आपको अगर शादी पार्टी के लिए आपको हॉल चाहिए तो आपको पीछे समुदाय भवन में जाना पड़ेगा। तो है ना, एक चीज़ें, अब चाहे कोई भी हो शादी वादी के लिए वहाँ हॉल बुक करेगा, आइसक्रीम किसी को भी खाना पड़ेगा तो वहाँ जाएगा। जुड़ी हुई है ना चीज़ें, हम आपस में छोटे ये जो एरिया में है लोग आपस में जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे से। ऐसे ही अब विश्व में हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें फ़ोन खरीदना है तो मोस्ट ऑफ है कि ज़्यादातर बंदे एमआई का फ़ोन ही खरीदेंगे। अब एकदम से चाइना ब्लॉक हो जाए फ़ोनों की सप्लाई के लिए तुरंत, यानी आज रात 8 बजे से नोट बैन नहीं हो रहे, फ़ोन चाइना के बंद हो जाए एकदम सप्लाई, दिक्कत होगी कि नहीं होगी? बाद में भले ही सप्लाई हमें कहीं से आने लग जाए, लेकिन फिलहाल तो हमें दिक्कत हो जाएगी, होगी कि नहीं? अब वहीं अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं, अमेरिका से जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो हैंडल होते हैं, या फिर मैं गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब का एग्जाम्पल हो, भाई आज रात 8 बजे से ये ऑनलाइन साइटें बंद, तो क्या हमें दिक्कत नहीं होगी? होगी ना। या फिर इंडिया में ये कहें कि भाई आज रात 8 बजे से जितने भी इंडियंस हैं वो अपनी सर्विस देना बाहर के लोगों को बंद कर देंगे, यानी जो भी जो है बाहर के कॉल सेंटरों में काम कर रहा है या बाहर की कंपनी के लिए अमेजोन में कोई काम कर रहा है या जोमेटो में, इन सब में कोई काम कर रहा है, फ्लिपकार्ट में कोई काम कर रहा है। हालांकि फ्लिपकार्ट पहले इंडियन कंपनी थी, अब इसे वॉलमार्ट ने खरीद लिया, आपको पता होगा। वॉलमार्ट एक बहुत बड़ी ऑफलाइन मतलब मार्केट है, मतलब है, एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की। तो पता है भाई को। ठीक है, तो अगर मना कर देगा भाई तो क्या वॉलमार्ट, अमेजोन, वॉलमार्ट तो सॉरी बाहर का है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ठीक है, जोमेटो, ईबे, ठीक है, और कौन से हैं, मिंत्रा, इन सब की सर्विसेज को इफेक्ट हो, यानी बाहर के लोग इफेक्टेड होंगे कि नहीं? मेरी बात आ रही है समझ में कि नहीं? जरूर होंगे। तो अब क्या हो गया है, हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। हैंडीक्राफ्ट, मसाले और बाकी जो सर्विसेज हैं, कॉल सेंटर वगैरह, इन सब की सर्विसेज के लिए बाहर के देश हम पर डिपेंडेंट है। हम बहुत सारी सॉफ्टवेयर रिलेटेड और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ जो गुड्स हैं उनके लिए हम बाहर की कंट्री पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ऐसे ही बाहर की कंट्रियों के और दूसरी चीजें हैं जो आपस में काम करती है, जो आपस में इंटरलिंक्ड है। क्या है भाई? इंटरलिंक। तो उसी को हम कहते हैं पारस्परिक निर्भरता। विभिन्न देशों की एक दूसरे देशों से क्या है, निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए अब हम वैश्वीकरण के कंसेप्ट को नकार नहीं सकते। आ गई मेरी बात समझ में? तो बोलो चलिए, तो लिखिए।